हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारी पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। तो गाइस, अभी क्या है, आरबीआई ने अलाउ किया है कि जो आरआरबीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और कॉल और नोटिस मनी मार्केट को असेस करना होगा। ठीक है। अब गाइस, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे। अभी न्यूज़ में क्यों था, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि अभी आरबीआई ने आरआरबीज को अलाउ कर दिया कि वो असेस कर सकते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को और कॉल या नोटिस मनी मार्केट को। ठीक है। एट प्रेजेंट जो आरआरबीज हैं उनको ये परमिशन नहीं है कि वो लिक्विडिटी, जो आरबीआई की जो लिक्विडिटी विंडोज हैं उनको असेस करें एज वेल एज कॉल और नोटिस मार्केट। फाइन। तो मतलब सिंपल बात ये कि अभी तक आरआरबी को अलाउड नहीं था कि आरबीआई की जो भी लिक्विडिटी विंडोज हैं उनको असेस करना, लेकिन फिलहाल अभी आरबीआई ने अलाउ कर दिया कि वो असेस कर सकते हैं। फाइन। तो अभी हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। देखोगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देखोगे, तीनों में काम यही है कि जो आरआरबीज हैं वो क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार पे ले सकते हैं। फाइन। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी में होती है, जिसमें क्या होता है, बैंक्स क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं, किसके थ्रू, रेपो मतलब रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू, किसके अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बैंक्स टू लेंड टू द आरबीआई यूजिंग द रिवर्स रिपो कॉन्ट्रैक्ट। फाइन। तो सिंपल बात ये है कि इसके अंदर क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, आप मनी को बोरो कर सकते हो, किसके थ्रू, या तो आप क्या कर सकते हो, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, इनके अगेंस्ट एज अ, मतलब कि इनको कोलेट्रल मतलब एज अ सिक्योरिटी यूज करके क्या कर सकते हो, एग्रीमेंट्स को रीपर्चेज कर सकते हो। फाइन। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, इसमें अगर आप बोरो करते हो तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। वैसे तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है ये वेरी शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है। अगर आप किसी कमर्शियल बैंक से, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से अगर आप पैसा बोरो लेते हो तो आप इस स्कीम के अंडर क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म बोरिंग ले सकते हो। ठीक है। इसको आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट अगर आप ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स, मतलब कि अगर ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स को, वोलेटिलिटी को रिड्यूस करना, मतलब कि कभी कभी क्या हो रहा था कि हर रात क्या होता था, जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या बढ़ रहे हैं या फिर बार बार वेरी कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वेरी हो रहे थे। ठीक है। वोलेटिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा वेरी हो रहे थे, तो इन रिड्यूस को, इस वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए तो एमएसएफ था, दैट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था सो दैट जो लेंडिंग रेट्स जो इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा था, इतना ज़्यादा वेरिएबल हो रहा था, उसको रिड्यूस किया सके इन द इंटरबैंक मार्केट, और हम एक स्मूथ जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है उसको हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में इनेबल कर सके। ठीक है। जो एमएसएफ रेट है वो जनरली हाइयर होता है एज कम्पेयर टू रेपो रेट। फाइन। नेक्स्ट है कॉल मनी और नोटिस मनी पीरियड, ये आप सबको पता ही होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा मनी मार्केट है। कॉल मनी मार्केट के अंदर जो फंड्स है वो आप ट्रांजेक्ट कर सकते हो ओवरनाइट बेसिस पे, और नोटिस मनी मार्केट के अंदर जो फंड्स है आप वो ट्रांजेक्ट कर सकते हो 2 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉल मार्केट और नोटिस मनी मार्केट। ठीक है। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आएंगे तीनों चीज़ें क्या होती है। अब हम जरा आगे न्यूज़ पढ़ते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। रीजनल रूरल बैंक्स होते क्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड रीजनली बेस्ड और रूरल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। किसके अंडर हमने इसको एस्टेब्लिश किया था, अंडर द रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। जो आरआरबी था इनको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और साथ में जो सुपरवाइज करता है वो नाबार्ड करता है। आरआरबी को ज्वाइंटली ओन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो भी बैंक उसको स्पॉन्सर करा वो भी इसको ओन करता है विद द इशूड कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ, मतलब कि इसमें जो कैपिटल का जो शेयर होता है वो सेंटर का 50% का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% का होता है, और कोई जो बैंक अगर स्पॉन्सर करा तो उसका जो शेयर होता है वो 35% होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। ठीक है। आरआरबी का काम क्या है, ये क्या करती है, जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये तो सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हमारी पॉपुलेशन का, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, उनको क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है सो दैट वो लोग एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री या किसी और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को हम डेवलप कर सकें। इसके अलावा वो रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करता है, मतलब कि कहीं क्या आपको पता है, जो मतलब कि ऊपर अपर सेक्शन होता है सोसाइटी, वो हमेशा मतलब कि ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो इस रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करता है सो दैट हम जो एक बैकवर्ड सेक्शन हैं उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट करके और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करता है। इसके अलावा इस मेजर्स को डेवलप करने से हम क्या कर सकते हैं, जो रूरल डिपॉजिट जो होता है, मतलब कि जो गाँव का पैसा है जो अर्बन एरियाज में फ्लो होता है उसको हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब कि जो गाँव का पैसा है वो रूरल एरिया में ही रहे। इसको सेटअप किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसकी रिकमेंडेशन को सेटअप किया गया था, नरसीमा वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन पे 1975 में से सेटअप किया गया था। एंड आफ्टर द लेजिस्लेशन ऑफ, और हमने पढ़ लिया कि किस एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में। ठीक है। अब इश्यूज क्या क्या फेस किए जा रहे हैं आरआरबी के द्वारा, सबसे पहले क्या, इनका फाइनेंस अच्छा नहीं, इनएडुकेट फाइनेंस है, ओवर ड्यूज ज़्यादा है, और लोन रिकवरी पुअर है, मतलब कि लोन दे तो देते हैं लेकिन रिकवर नहीं कर पाते, टेक्नोलॉजी की कमी है, और जो प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा इसका जो रिजिडिटी है। ठीक है। एक सेकेंड।
ठीक है गाइज, तो गाइज ये था आरआरबी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में, दैट इज़ द रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन। देखो गाइज, ये हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा था। देखो गाइज, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में होता क्या है कि हमें क्या करना है, जैसे बैंक्स को होता है, मतलब बैंक्स को करना ही करना होता है कि वो जितना भी पैसा उधार पे देते हैं, अगर 100 रुपये उधार पे देते हैं तो उनको 40% जो उधारी है वो उनको प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या फिर एमएसएमईज हो गए, तो इन सबको लैंडिंग पे देना होगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस यही है। रिसेंटली क्या है, आरबीआई ने क्या किया है, जो पीएसएल गाइडलाइंस है उनको रिवाइज किया और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप और रिन्यूएबल सोर्सेज को भी इंक्लूड किया है इन लाइन विद द इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है और आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताई दिया। देखो, कंसेप्ट जो प्रायोरिटी सेक्टर का लैंडिंग का है, ये फोकस करता है कि हमें क्या करना है, जो बैंक्स की जो लैंडिंग एक्टिविटी है, मतलब जो बैंक पैसा बोरो के लिए देता है उसको हम फ्यू स्पेसिफाइड सेक्टर्स पे दे सकें। मतलब कि जो बैंक का जो पैसा है, जो वो पैसा उधार पे देता है, वो पर्टिकुलर एक सेक्टर को दे सकें ताकि हम अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज़ कर सकें और हमारी इकोनॉमी में उन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर सकें। फाइन, क्या की फीचर्स है हमारे पीएसएल मेथोडोलॉजी के। इसमें क्या होता है, जो बैंक लोन्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कौन इशू करता है, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो इस मतलब क्या है, एक तो आप सिंपल अगर लोन दे रहे हो, जैसे आप कार लोन दे रहे हो, हाउस लोन दे रहे हो, ठीक है, तो उन पर क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर जो लोन प्रायोरिटी सेक्टर को दे रहे हो तो उन पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा कम होता है, और वो जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा, वो इशू करता है कौन, आरबीआई के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है वो उस रेट को इशू करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस होती है वो कोई भी प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं रखती फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लोन। फाइन, इसके अलावा जो पीएसएल के प्रोविजंस होते हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे कमर्शियल बैंक्स हो गए, चाहे रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, लोकल एरिया बैंक हो गए, या फिर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, या फिर इसके अलावा जो भी सैलरी अर्नर्स बैंक्स हो गए जिनको ऑपरेट किया जाता है इंडिया में बाय आरबीआई, इन सब पे जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं, उनको मैंडेट है, अभी मैंने आपको बताया उनको मैंडेटरी है कि उन्हें अपना 40% जो एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही करना है। ठीक है, इसके अलावा जो रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उनको अलाउड है, उनको मैंडेटरी है कि उन्हें अपना 75% जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, उसको भी इंक्रीज़ किया गया है। अभी जो प्रेजेंट 40% था उसको इंक्रीज़ करके कितना कर दिया, 75% कर दिया बाय 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, अभी क्या कंप्लाइंस ऑफ बैंक्स इज मॉनिटर्ड, जो भी अब ये बैंक उसके अकॉर्डिंग कंप्लाई कर रहा है या नहीं, मतलब 40% वो दे रहा है या नहीं, 75% दे रहा है या नहीं, इसको मॉनिटर करते हैं हम क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, मतलब कि जो बैंक्स है वो कंप्लाई कर रहे हैं आरबीआई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या नहीं, इसको हम मॉनिटर करते हैं क्वार्टरली बेसिस, मतलब कि 3 महीने में एक बार हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। अभी क्या है, कहीं ना कहीं पीएसएल टारगेट्स में शॉर्टफॉल देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक्स को कहीं ना कहीं बैंक हैविंग ए शॉर्टफॉल इन लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर आर एलोकेटेड अमाउंट्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एस्टेब्लिश्ड विद द नाबार्ड एंड अदर फंड्स विद नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, मुद्रा लिमिटेड एज डिसाइडेड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा क्या है, अभी क्या है, जो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स को अचीव नहीं किया जा रहा है या सब टारगेट उनको अभी अकाउंट में लिया क्या, वाइल हम कुछ क्लियरेंसेस को अप्रूव कर रहे हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। अभी आप देख सकते हो कि क्या है, किस कैटेगरी में एग्रीकल्चर हैज़ द हाईएस्ट शेयर फॉलोइंग द लैंडिंग टू द वीकर। पीएसएल में कौन कौन सी कैटेगरीज है मैंने आपको डिस्कस कर दिया, एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन, अदर्स। ठीक है, तो ये सब कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो पीएसएल में क्या होते हैं, कवर होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया जो एंटरप्रेन्योरशिप और जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उनको पीएसएल के अंडर इंक्लूड किया गया। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, देखो इस मैकेनिज्म के अंडर क्या है, जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं, उनको बेचते हैं, और जो बायर होता है वो क्या करता है, उस ऑब्लिगेशन को मतलब कि बाय खरीदता है विद नो ट्रांसफर ऑफ रिस्क और लोन ऐसा। ठीक है, इससे क्या होता है, बैंक्स के पास अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट को अचीव कर सकते हैं या फिर उनके अंडर जो सब टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं बाय परचेज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल। सिंपल बात ये है, अगर सपोज करो आपको 40% पीएसएल देना है किसी भी बैंक को, मतलब 40% जो पैसा है उसको पीएसएल को देना है, प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग देनी, लेकिन अगर वो पूरा नहीं हुआ, मतलब वो शॉर्ट पड़ गया, आप 40% की जगह सिर्फ 35% ही दे पाए, तो वो अगर बचा हुआ 5% आप कैसा पूरा करोगे। तो इसमें क्या होता है, इस मैकेनिज्म के अंडर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, आप किसी और को खरीद देते हो, मतलब कि जो लेना चाहता है वो 5% आप उसको वो खरीद देते हो, वो सर्टिफिकेट्स खरीद देते हो। मतलब सेलर क्या करता है, उस ऑब्लिगेशन को बेचता है, जबकि जो बायर होता है वो
उस ऑब्लिगेशन को क्या कर लेता है, खरीद लेता है विद नो रिस्क। लेकिन अब कोई रिस्क का मतलब कोई रिस्क ट्रांसफर नहीं करता। इससे क्या होता है, बैंक भी अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर लेता है बाय परचेज ऑफ दिस एप्लीकेंट इन द इवेंट ऑफ शॉर्ट प्रॉफिट। इसके अलावा क्या जो सरप्लस बैंक है वो उनको इंसेंटिवाइज भी कर सकता है। मतलब कि कहीं कभी ऐसा होता है ना कि कोई और बैंक है उसने ज़्यादा दे दिए प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, तो इससे क्या होएगा, जो बैंक सरप्लस है उसको भी हम इंसेंटिवाइज कर पाएंगे और उनको अलाउ कर पाएंगे कि वो अपने जो एक्सेस, अगर उन्होंने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया है, मतलब 40% की जगह किसी बैंक ने 45% कर दिया, तो उसको क्या कर सकता है, वो सेल कर सकता है। और हम क्या कर सकते हैं, अंडर दिस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हम क्या कर सकते हैं, लैंडिंग को एनहेंस कर सकते हैं। सिंपल बात ये, जैसे आपने देखा किस तरह से हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन जो क्रेडिट्स होते हैं, कार्बन क्रेडिट्स, उसमें हम क्या करते हैं कि जो कम कार्बन को प्रोड्यूस करता है और जो ज़्यादा कार्बन को प्रोड्यूस कर दिया अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग, तो वो उसको बेच सकता है, ठीक है। तो इसी तरह प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ये मैकेनिज्म है या सर्टिफिकेट, ठीक है। सिंपल ये, किसी ने अगर एक्सेस कर दिया और किसी ने कम कर दिया तो वो उसको बेच सकता है, ऑब्लिगेशंस को बेच सकता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, दोनों के टारगेट्स अपने अचीव भी हो जाएंगे और जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो लैंडिंग है वो भी हम एनहेंस कर सकेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, फाइन। बट अभी क्या चेंज किया गया, रिवाइज जो PSL गाइडलाइंस को रिवाइज किया इसमें चेंज किया गया। अभी क्या रिव्यू में RBI ने कंसीडर किया किसकी रिकमेंडेशन को, जो UK सीना के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई थी ऑन MSME दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और इसके अलावा MK जैन लीड इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू एग्रीकल्चर क्रेडिट। मतलब कि इन दो एक्सपर्ट कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसको RBI ने कंसीडर किया और उसके अकॉर्डिंग क्या किया, कुछ PSL की गाइडलाइंस को क्या रिवाइज किया। अब क्या फीचर्स हैं जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, PSL कैटेगरी में फ्रेश कैटेगरीज को इंक्लूड किया। अभी हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 50 करोड़ तक का फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे स्टार्टअप्स को। इसके अलावा हम फार्मर्स को लोन देंगे सो दैट वो अपने फार्म लैंड पे सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल कर सके, सो दैट वो अपने एग्रीकल्चर पंप्स को सोलराइज कर सकें, ठीक है। इसके अलावा हम क्या जो लोन्स प्रोवाइड करेंगे सो दैट जो लोग हैं अपना कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को सेटअप कर सकें, फाइन। इसके अलावा हम हायर वेटेज किसको दे जाएंगे, जहाँ पे जो प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट है वो ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट फ्लो है वो कंपैरेटिवली लो। इसके अलावा हमारा जो टारगेट प्रिस्क्राइब्ड है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शन आर बीइंग इंक्रीज इन अ फेज मैनर। मतलब कि अगर अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और जो वीकर सेक्शंस को हम जितना भी पैसा देते हैं, जो टारगेट प्रिस्क्राइब है, तो वो टारगेट हम क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो हायर क्रेडिट लिमिट है, तो जो हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स या जो वीकर सेक्शंस हैं उन पे हमने जो टारगेट रखे हुए हैं उन टारगेट को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा सिमिलरली जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनको भी हम थोड़ा जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ाएंगे, ठीक है, सो दैट हम उनके प्रोड्यूस को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे क्या कर सकें, मार्केटिंग कर सकें। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो लोन लिमिट्स है उसको क्या किया जाएगा, डबल किया जाएगा। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो क्रेडिट लिमिट है उसको भी हम डबल करेंगे अंडर द आयुष्मान भारत, ठीक है। तो ये कुछ प्रायोरिटी नॉर्म्स हैं जो हमने रिवाइज किए, किसने, RBI ने, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी देखो सेवरल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो अपने IPOs लॉन्च करें, दैट इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो IPOs क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होना चाहती है तो उसको सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम वो मार्केट में आती है तो वो क्या इशू करती है, IPO इशू करती है कि हाँ आप शेयर खरीदो मेरे, ठीक है। अगर सेकेंडरी मार्केट में जाती है तो वो करती है FPO इशू करती है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में आएगी तो वो कोई भी कंपनी जो सबसे पहले क्या इशू करती है, IPO इशू करती है, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, अरे यार ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो अभी क्या है, सेवरल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को प्रिपेयर किया जा रहा है सो दैट वो अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर्स को लॉन्च करें। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो होप करें कि उनको अपनी जो डेडलाइन है, मतलब कि लिस्ट करने की, खुद को IPOs इशू करने की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करा जाए, ठीक है। RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं अगर वो पिछले 3 साल में उनकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ तक की है तो वो क्या कर सकते हैं, IPOs इशू कर सकते हैं या फिर लिस्ट हो सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो अभी हमने RRBs के बारे में पढ़ लिया, RRBs क्या होता है, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है, जो ये एक प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यही होता है कि जो हमारा जो पुअर सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, जो रिमोट एरिया, उन सबको हम क्या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन, अनलाइक द रीजनल
रूरल बैंक और द लोकल एरिया बैंक। ये क्या करते हैं, आपको बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, मतलब कि आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। आपको कोई थोड़ा बहुत मनी बोरो पे चाहिए तो आपको लेंडिंग देते हैं टू द अनबैंक्ड सेक्शन, जैसे स्मॉल फार्मर्स को, माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस को, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज को। इन सबको क्या करते हैं, इनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं या फिर कुछ लेंडिंग प्रोवाइड भी करते हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशनल स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन इंडिया वो कुछ है, जैसे उज्जवन हो गया, ठीक है, जन लक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस, तो ये कुछ इनके एग्जांपल है। इनको प्रपोज किया जाए सबसे पहले आरबीआई की नचिकेत मोर कमेटी ने, जो कि एक डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम का बात कर रही थी कि हमें क्या करना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट को आउटरीच कर सकते हैं, मतलब कि फाइनेंशियली हम इंक्लूड कर सकते हैं उन लोगों को, और इसको सबसे पहले 2014 में अनाउंस किया था, ठीक है। अब आपको पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, प्रोमोट कौन कर सकता है, पेमेंट बैंक को कोई भी जो प्रीपेड कार्ड इशू है, टेलीकॉम कंपनीज जैसे एयरटेल बैंक आ रहा है आजकल, ठीक है, कोई भी एनबीएफसी, बिजनेस कॉर्पोरेट, सुपरमार्केट चेन्स, कॉर्पोरेट्स, रियल्टी सेक्टर या फिर कोई पीएसयू है, ये पेमेंट बैंक्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को कौन एस्टेब्लिश कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्रोफेशनल जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी फाइनेंस में, एनबीएफसी में, माइक्रो फाइनेंस में या लोकल एरिया बैंक में, ठीक है। अब उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब पेमेंट बैंक में मिनिमम कैपिटल एटलीस्ट आपकी 100 करोड़ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट पेटीएम बना दे, नहीं, उसकी भी कुछ मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, 100 करोड़ होनी चाहिए। कम से कम उसको 75% जो अपने डिपॉजिट है वो उसको गवर्नमेंट बॉन्ड में मेंटेन करने होंगे और 25% वो डिपॉजिट अपने किसी और बैंक में मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी 26% उस पर्टिकुलर पेमेंट बैंक में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियंस के द्वारा ही होनी चाहिए। उसकी एटलीस्ट जो नेटवर्थ होगी वो 500 करोड़ होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और उसकी जो 25% जो ब्रांचेज हैं वो अनबैंक्ड एरियाज में होनी चाहिए, मतलब कि जहाँ पे बैंकिंग नहीं है, रिमोट एरियाज टाइप में, उनकी 25% ब्रांचेस होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पूरा नेटवर्क अच्छे से होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छे से होनी चाहिए, और किसी भी मतलब कि आपको पता है पेमेंट अकाउंट में आप 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक अकाउंट में जो कैप है डिपॉजिट की वो ओनली 1 लाख रुपीज़ है। क्या वो कर सकते हैं, मतलब कि इंटरनेट बैंकिंग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन ये सब बेच सकते हैं, कुछ और बिल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब बिल आप भर सकते हो, उसके थ्रू एटीएम भी इशू कर सकते हैं बिजनेस को, और ये एज अ ब्रांच कॉर्पोरेट भी किसी की मतलब किसी और बैंक का एज अ ब्रांच बीसी भी एज अ फंक्शन कर सकते हैं। अभी क्या नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर सकते, लोन्स नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस नहीं कर सकते, मतलब कि जो पैसे लाइक अगर आप बाहर से कोई पैसा भेज रही हो तो आप पेमेंट बैंक्स में आप पैसा नहीं भेज सकते, और ना ही ये एनआरई डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में करते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी जो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, इनकी भी 100 करोड़ होनी चाहिए, इनके भी जो 75% लोन है इनको प्राइवेट सेक्टर को देने होते हैं, और 25% ब्रांचेस इनकी भी ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहाँ पे बैंकिंग नहीं है, और इनको रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करना पड़ता है, जैसे सीआरआर हो गया, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये सब इनको मेंटेन करना होता है। ये क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल पे या ग्रुप्स पे लोन की कैप लगा सकते हैं, मतलब किसी एक इंडिविजुअल को 10% से ज़्यादा अपनी जो नेटवर्थ है उसकी 10% ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, और अगर ग्रुप को दे रहे हैं तो 15% से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, मतलब कि अगर उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ है तो किसी इंडिविजुअल को 10 करोड़ से ज़्यादा वो लोन नहीं दे सकते, और ग्रुप ऑफ लोगों को वो 15 करोड़ से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, ठीक है। इनका भी एक बिजनेस कोरस्पोंडेंट नेटवर्क होता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ये फॉरेक्स भेज सकते हैं कस्टमर, मतलब कि फॉरेन रिजर्व्स को बेच सकते हैं कस्टमर्स को, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन बेच सकते हैं। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक फुली फ्लेज्ड बैंक्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं आफ्टर पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करते हैं। ये अक्रॉस द कंट्री एक्सपेंड हो सकते हैं, ये ट्रांसफर हो सकते हैं फुल फ्लेज्ड बैंक में ओनली आफ्टर द आरबीआई अप्रूवल, ठीक है। क्या नहीं कर सकते, ये भी लार्ज लोन नहीं दे सकते, सिंपल देखो, लार्ज लोन नहीं दे सकते लेकिन लोन्स दे सकते हैं, ठीक है। फ्लोट सब्सिडरीज ये हाउएवर ये किसी भी सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील नहीं कर सकते। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी, दैट इज़ द रीस्ट्रक्चरिंग रिकवरी एंड द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है। हम पढ़ते रहते हैं जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं जैसे एनपीएस हो गया या फिर जो बैड लोन्स हो गए, तो किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। अभी क्या है, जो स्केल है स्ट्रेस्ड एसेट्स का, जो उसके इसके साथ जो जुड़े क्राइसिस है उसकी वजह से क्या है, वेरियस फ्रेमवर्क्स हमने क्रिएट किया, मतलब किस तरह से हम उस एसेट्स को या उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं, इसके लिए हमने काफ़ी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो फ्रेमवर्क है उसको क्रिएट किया है, ठीक है। सबसे पहले सारफेसी एक्ट आया था 2002 में, दैट इज द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड आया। इसके अलावा हमने एआरसीज भी सेटअप किया था जो आपके बैड लोन्स को खरीद लेते, दैट इज द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके अलावा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आई थी अंडर सेक्शन 230 to 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। इस स्कीम के अंडर क्या होता है, ये क्या करता है,
ये जो स्कीम के अंडर जो भी प्रोसीड्यूर होता है वो उस कंपनी पे बाइंडिंग होता है, और जो भी इसके क्रेडिटर्स या जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन सब पे क्या होता है, बाइंडिंग होता है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस सेवरल आइडिया जैसे बैड बैंक्स हो गए, या फिर किस तरह से आप लोन्स या जो स्पेशल रिजोल्यूशन प्लान्स हैं उनको हमने प्रोविज़न किया है, सो दैट कोविड-19 में जो और ज़्यादा जो एसेट्स हैं वो स्ट्रेस हुए हैं, हम उनको रिकवर कर सकें। ठीक है, कोविड की वजह से जो और एसेट्स थे या जो और पैसा था वो और ज़्यादा क्या बना, स्ट्रेस बना, एनपीए बढ़ा है, तो इसमें हम किस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, तो ये प्लान्स को हमने क्रिएट किया। फाइन। सरफेसी एक्ट क्या है, जरा पढ़ लेते हैं सरफेसी एक्ट क्या है। अभी क्या है, 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी सरफेसी एक्ट को यूज़ कर सकते हैं अगर उन्होंने अपने डेब्ट्स को रिकवर करना हो फ्रॉम इट्स डिफॉल्टर्स, और वो उनके एसेट्स को सीज कर सकते हैं या उनको बेच सकते हैं अपने ड्यूज़ को रिकवर करना। सिंपल बात यह है कि अगर किसी ने 1000 रुपये क्या लिए हैं, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक से क्या लिए हैं, लोन पे लिए हैं, और अगर वो अब 1000 रुपये नहीं लौटा रहा है, तो वो कोऑपरेटिव बैंक भी क्या कर सकता है, सरफेसी एक्ट को यूज़ करके क्या कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी या फिर जो भी उसका पैसा है उसको बेच सकता है, जैसे नीलामी कर सकता है, सो दैट वो अपने 1000 रुपये रिकवर कर सके। ठीक है, और न्यूज़ में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास एक लॉ है और वो एक लेजिस्लेटिव कंपनी है, मतलब पार्लियामेंट आपको पता है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है, वो लॉ बना सकती है, सो दैट वो अपने लोन्स को क्या कर सके, रिकवर कर सके फॉर ऑल द कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सरफेसी एक्ट। इसके अलावा जो भी ड्यूज़ को रिकवरी करेगी, क्योंकि वो हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का एसेंशियल फंक्शन। देखो, अगर वो आपको कोई भी बैंक अगर आपको पैसा देता रहेगा, लेकिन अगर आप उनके पैसे वापस नहीं दोगे, तो उसका लोन को रिकवर करना उसका बेसिक राइट है और वो एक एसेंशियल फंक्शन है, क्योंकि अगर वो नहीं रिकवर करेगी तो वो खुद खाली हो जाएगा ना। ठीक है, इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाता है अंडर स्टेट लॉ, इंक्लूडिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो कवर्ड होते हैं विद इन द स्फेयर ऑफ द एंट्री 45 ऑफ द यूनियन। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक इन्वॉल्व है इन द एक्टिविटीज़ जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है आर कवर्ड, वो किस एक्टिविटीज़ किसके अंडर कवर्ड होती हैं, कवर्ड अंडर द बैंकिंग कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ BR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, और कुछ और लॉज भी इसमें एप्लीकेबल होता है टू बैंक अंडर द RBI एक्ट। ठीक है, इसके अलावा जजमेंट ने ये होल्ड इसे रखा है क्योंकि इससे क्या होगा, जो कोऑपरेटिव बैंक्स की हम हेल्प कर सकते हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अपने बैड लोन्स को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं यूजिंग द प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हो की टर्म्स ये भी हम पढ़ते हैं कभी। सरफेसी एक्ट क्या होता है, इस एक्ट को फ्रेम इसलिए किया गया था सो दैट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस कर सके, मतलब कि जो आपका पैसा NPA में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप वो पैसा या प्रिंसिपल अमाउंट या जो इंटरेस्ट है वो विद इन 90 डेज अगर आप नहीं देते तो वो पैसा NPA में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस या जो बैड एसेट्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए होता था किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। ये अलाउ करता है जो ओनली जो सिक्योर क्रेडिटर्स है, मतलब कि वो लेंडर्स जिनका लोन सिक्योरिटी के द्वारा बैक किया गया, टू टेक पोसेशन ओवर कोलेट्रल सिक्योरिटी इफ द डेप्टर डिफॉल्ट इन द रिपोर्ट। मतलब कि आपको पता है जब आपको बैंक लोन पे पैसा देता है तो कुछ सिक्योरिटी रखवाता है, जैसे आपकी कोई ज़मीन होगी, ज्वेलरी होगी, तो उसको इस एज अ सिक्योरिटी रखवाता है। ठीक है, अगर आपने उनका पैसा नहीं दिया तो बैंक को हक है कि वो आपकी जो कोलेट्रल सिक्योरिटी, जो आपकी सिक्योरिटी है, वो आपसे मतलब कि ले सकता है, अपने कंट्रोल में ले सकता है अगर आपने उसको डिफ़ॉल्ट किया। ठीक है, अगर आपने उनको रीपे नहीं किया। इसके अलावा ये एक्ट प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो और एसेट रेगुलेशन कंपनी को रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब कि आपको पता है एसेट रेगुलेटर कंपनी क्या करती हैं पता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक तरह का बैंक, मतलब कि आपको क्या करती है, आपकी जो किसी बैंक की जो NP होती हैं उनको ले लेते हैं और उनको, या फिर किसी के बैंक के बैड एसेट्स होती हैं उनको खरीद के क्या करती है, उनको कन्वर्ट करती है इनटू द परफॉर्मिंग एसेट। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग अ NPA और बैड एसेट्स इनटू द परफॉर्मिंग एसेट। और जो ARC है वो आपके फाइनेंशियल एसेट्स को एक्वायर कर सकती है फ्रॉम बैंक और फिर वो खुद रिकवर करती है थ्रू मेजर्स। ठीक है, अब हम 1 मिनट पढ़ते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया, सपोज करो बैंक के 1000 रुपये मरे, बैंक के 1000 रुपये मरे। ठीक है, ये बैंक है और ये एक पर्सन है जिसने 1000 रुपये मारे और ये ARC है। तो ARC क्या करेगी, बैंक के क्या करेगी, बैंक से बोलेगी चल तेरे 1000 रुपये मरे है ना, कोई ना, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इसको दे देगी, चल तू ले, एक काम कर, तू 800 रुपये ले ले। ठीक है, तो उसके अलावा बाद में अपने आप ARC क्या करेगी, उस पर्टिकुलर पर्सन से डील करेगी। तो इस तरह से जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, अब आप देख लेते हैं एक बार क्या जो इनबॉक्स में न्यूज़ है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसी भी लोन पे एक लीगल क्लेम होता है कोलेट्रल पे, मतलब कि जो आपने सिक्योरिटी रखी है, जो बोरर प्रोवाइड करता है दैट अलाउ
अलाउज द लेंडर टू रीपोसेस द कोलेट्रल एंड सेल इफ इट द लोन गेट्स बैड। मतलब सिंपल बात ये है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, आप जो सिक्योरिटी रख के क्या कर रहे हो, पैसा लोन पे ले रहे हो, ठीक है, तो वो एक लीगल क्लेम होता है उस बैंक का। अगर जो बोरोवर प्रोवाइड करता है, सपोज करो मैंने 1000 रुपये लिए बैंक से, तो मैं एक सिक्योरिटी रख दूंगी, एक अंगूठी रख दूंगी, ठीक है, तो अगर मैंने वो रीपे नहीं किया तो वो लेंडर जिसने मुझे पैसा दिया, जब मतलब वो बैंक है, उसके पास पैसा, उसके पास ये राइट होता है कि वो मेरा जो सिक्योरिटी है अंगूठी को क्या कर सकता है, पोजेस कर सकता है और इवन उसको बेच भी सकता है अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट से क्या होता है, जो लेंडर होता है उसका जो रिस्क होता है वो लो होता है, मतलब कि जो बैंक है जो उसका रिस्क था वो कम होता है और वो क्या कर सकता है, उस लोन पे लोअर इंटरेस्ट पे चार्ज कर सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है किसी और सिक्योरिटी पे रिसिप्ट, इट मीन्स आ रिसिप्ट और अदर सिक्योरिटी जो इशू किया जाता है किसी ARC के द्वारा टू एनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एज एन एविडेंस ऑफ परचेज और एक्विजिशन ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। अब कुछ और कमेटी जो हमने पढ़ी, जैसे नरसिम्हा कमेटी 1991 में बैठी थी, जिसने ये बोला था कि किस तरह से हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, सेंट्रल एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड को सेटअप कर सकते हैं, सो दैट हम बैंक्स की हेल्प करें कि वो अपनी जो बैलेंस शीट्स है, जो उनका मतलब कि जो वो लिक्विडिटी फेस करें, वो उनको बैलेंस शीट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा नरसिम्हा कमेटी 1998 में दोबारा बैठी थी, जिन्होंने बोला कि ARCs को हमें सेटअप करना चाहिए। RBI जो रेगुलेट करते हैं वो ARC को एज अ NBFC रेगुलेट करता है, दैट इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ARC को इनकॉर्पोरेट किया था अंडर कंपनीज एक्ट और इसको रजिस्टर्ड किया जाता है विद RBI अंडर द सार्फेसी एक्ट 2002। फाइन, तो यू शुड नो कि ARC को रजिस्टर किया जाता है अंडर सार्फेसी एक्ट 2002, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, जैसे RRBs हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गया, ठीक है, ARCs हो गया, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस एक्ट के अंडर क्या है सेटअप किया गया, ठीक है। इसके जो पहली ARC है वो किसके द्वारा सेटअप की गई थी, ICICI बैंक के द्वारा, जो जिसका नाम था ARCL, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट भी, ठीक है। इन तीनों के द्वारा इस फर्स्ट ARC को क्या किया था, सेटअप किया गया था। अब हम पढ़ रहे थे कि जो ARC है वो किस तरह से अपने जो ड्यूज हैं उसको रिकवर कर सकती हैं। हम जरा पढ़ लेते हैं किस तरह से रिकवर करती हैं। देखो, सबसे पहले वो क्या करती है, जो भी बोरर का जो बिजनेस है उसको प्रॉपर मैनेज करती है बाय चेंजिंग और टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट। मतलब कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप पैसा नहीं लौटा रहे हो, तो आपका जो भी बिजनेस है उसको पूरा चेंज कर देगी और उसका टेक ओवर कर लेगी, ठीक है। उसके अलावा आपके बिजनेस को पूरा या फिर उसका पार्ट क्या कर सकती है, बेच सकती है, उसको लीज पे रख सकती है। इसके अलावा जो आपका डेप्ट पेमेंट है, मतलब कि अगर आपको मुझे जो पेमेंट है, जो आपका रिकवर लोन की जो पेमेंट थी, रीपेमेंट जो डेट थी, जो अगर आपको कल देना तो उसको एक्सटेंड करके क्या कर देगी, थोड़ा 3 महीने या 4 महीने का आपको ज़्यादा टाइम देगी, ठीक है। रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट ऑफ डेब्ट्स पेबल एक्सेट्रा, मतलब कि अब आप थोड़ा और दिन के बाद अपना पे कर सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है कि किस तरह से हम एग्जिस्टिंग लोन को कन्वर्ट कर सके इनटू द मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, अगर आपने 20,000 का लोन लिया तो 20,000 के लोन को क्या कर देगी, वो शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी और इसको इशू करेगी एक सिक्योरिटी रिसिप्ट। मतलब कि अब आप क्या कर सकते हो, अब कोई भी बंदा इन शेयर को खरीदेगा, पैसे देगा और इस हिसाब से मतलब कि जो वो पैसा है, वो जो लोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, ठीक है। इसे हम सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस तरह से, सेकंड मेथड है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय लेंडर्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। मतलब एक नोटिस देके 60 दिन का टोटल डिफॉल्टिंग बोरर्स बैंक्स फाइनेंशियल, मतलब कि जिसने भी डिफॉल्ट किया, चाहे कोई बोरर हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको वो 60 दिन का नोटिस देगी और फिर एक